नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। सर्वप्रथम तो आपके द्वारा जो पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया गया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वाक़ई में आपका ये प्रश्न था कि मैम हम अभी करें क्या? 2025 की तैयारी कैसे क्या करें? गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के इश्यू आ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि शायद ऑनलाइन भी जो रुचि धर्मन पाठशाला का परिवार है या जो बच्चे इसको देख रहे हैं, उनकी भी यही समस्या होगी, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब के साथ आप तैयारी करना चाहें। तो उसके लिए हमने वो वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपके द्वारा ये कमेंट किया गया कि मैम अब हम एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए या अभी भी मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम 3, 4, 5 अटेम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, तो अब आगे क्या करें? तो आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में जो एक प्रश्न पर बात करने के लिए मुद्दा उठाया गया था, आज ये छोटा सा वीडियो उसी के लिए है। ये मेरी सलाह है कि आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे जरूर फॉलो करें। और एक बात और बोलूंगी बेटा कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ये हमेशा मैं बोलती हूँ और आप भी इसे गांठ बांध ले कि जो बीत गया सो बीत गया। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उस समय को वापस नहीं ला सकते। जो है वो आज है और आने वाला कल है। अगर आप आज को सही करोगे तो आने वाला कल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज यही होगा। हमारी हिंदी में कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, अभी देखो ना, अब पछता रहे हो बस कि यार काश ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होता। कई बच्चे 1 नंबर से जो रह गए, हालांकि उनकी गलती नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे सेलेक्ट तो हुए ना, है ना? कैसे हुए, है ना? या काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेती, काश यार और रिवीजन कर लिया होता। ये काश ना रहे। बहुत अच्छा समय है कि 2025 अभी आपके सामने है। दिसंबर तक बार बार 2025 की बात इसलिए कर रही हूं कि चाहे नया तैयारी करने वाला हो, चाहे जो बच्चा 1-2 नंबर से रुक गया हो, सबके लिए 2025 यहाँ पर एक नई और अच्छी सौगात लेकर आ सकता है, क्योंकि पोस्ट भी ज्यादा होंगी और टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से रणनीति तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि आप अपनी गलती को कैसे सुधार करेंगे, कैसे आपने जो गलती अभी करी है उस गलती को कैसे ओवरकम करें या पहचाने कैसे, क्योंकि आपको यही समझ नहीं आ रहा कि यार अभी कोई ऐसा मिल जाता जो मेरी गलती को पहचान लेता कि मेरा वो एक प्रश्न गलत हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है ना? या मैं किस डायरेक्शन में तैयारी करूं। 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन 70-80 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे। तो वीडियो के लास्ट में मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि कैसे आप गलती को अपनी पहचानेंगे और उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो 2025 आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। अगर मैं बात करूं कि क्या मैम 2025 में आप हमारी कुछ हेल्प करेंगी, हमारी कुछ सहायता करेंगी, तो चाहे मेंस का बच्चा, चाहे जो 2025 को टारगेट कर रहा है, उसके लिए अभी 2 नए प्रोग्राम अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 एमपीपीएससी मेंस के लिए लाइव आंसर राइटिंग सेशंस चाहते हैं, तो हमने उसके लिए अभ्यास श्रृंखला चालू करी है, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 के फुल हम यहाँ पर आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। मतलब 300 नंबर की पूरी तैयारी यहाँ पर आपकी करवाई जा रही है। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करता है हिंदी को लिखने में, है ना? तो जैसे कल हमने इसी का सेशन लिया था कि आप अपनी राइटिंग कैसे सुधारेंगे, अशुद्धि कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे निबंध लिखना है। तो हमने लगातार 50 दिन के लिए निबंध अभ्यास महाक्रांति चलाई है, जिसमें निबंध लेखन के लिए चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, यहाँ पर ये क्लास बहुत कारगर साबित हो रही है। और एक बार फिर से उन सारे बच्चों को जिसने ये हमारे इस नए इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट किया और इतने उत्साह के साथ आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, निबंध अभ्यास महाक्रांति या पेपर 5 और पेपर 6 की, वो तारीफे काबिल है। आपके जोश से वाकई में मुझे एक मोटिवेशन मिल रहा है कि यार जब आप इतना पसंद कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, तो आगे मैं आपके लिए ऐसे और इनिशिएटिव लेकर आऊं। पहले चैलेंजेस आपने पसंद किए, तो चैलेंज अभी आपके लिए आने वाला है, सरप्राइज है। यहाँ पर आज आपने निबंध अभ्यास महाक्रांति स्पेशली इंग्लिश मीडियम का बच्चा बहुत पसंद कर रहा है, जिसमें हम लगातार 50 दिन तक निबंध लेखन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेंस की तैयारी अभी करना चाह रहे हैं और 2025 को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो पूरा 300 नंबर आपको रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे तैयार मिल रहा है विथ नोट्स। ठीक है, तो ये 300 नंबर में आपको क्या मिलेगा? यदि आप चाहते हैं पेपर 5 सेपरेट 200 नंबर की तैयारी करना, आप इसको भी अलग से परचेस कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर नंबर 6 आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पास में पेपर 5 और पेपर 6 की पूरी फुल डायरेक्शन विथ नोट्स और यहाँ पर आपका पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मैम हमारा अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है,
हम यहाँ पर मेंस में कभी रुक रहे हैं, कभी प्रीलिम्स में रुक रहे हैं, क्या हमको प्लान बी एक्टिव करना चाहिए? हम बहुत बार निराश हो रहे हैं। आपका जो प्रश्न है, तो दो चीजों को मैंने एक साथ लिया है कि क्या हमको अभी दूसरी जॉब में स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, 110 पोस्ट निकाल रही है, आगे कब आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजें। तो आपके द्वारा जिन विद्यार्थियों के द्वारा जो जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पर लिया है, जिन जिन बच्चों के जो जो मेरे पास में दिक्कत आई, समस्या आई। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या करना है, क्या प्लान बी में स्विच होना है आपको। उसके लिए मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं ईमानदारी से एमपीपीएससी के लिए, ईमानदारी से, जिसमें आपके मन से, आपके अंतरात्मा से ये आवाज आए कि यार यही मेरा 100% था, इससे ज्यादा अब मैं तैयारी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं नहीं यहाँ पर अपने आप को झोंक सकती पीएससी के लिए। वो आपका 100% है। मेरा जितना भी मतलब पोटेंशियल था वो मैंने पूरा झोंक दिया। ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिएगा। अगर आपने ये किया है और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो प्लान बी सोचिए। एक ही चीज में बोलूंगी मैं। और अगर आपने मक्कारी करी है, 1% भी या आधा % भी आपको कहीं लग रहा है कि नहीं यार मेरी गलती थी इस चीज में कि मैंने रिवीजन नहीं किया, सही डायरेक्शन नहीं मिला, मैंने इस सब्जेक्ट को छोड़ के गया था, स्मार्ट वर्क नहीं किया, ठीक है, तो वो आपका 100% नहीं है ना। और इसके अलावा कई बार आपने 100% दिया नहीं दिया, लेकिन एक फैक्टर और होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वो है आपका एज का फैक्टर। वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर अगर आप देखो तो छोटी सी उम्र में हमको डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन होने लगी। क्यों? 21 साल के बच्चे पैसा कमाने लगे। हमारे माँ बाप को भी हमसे एक्सपेक्टेशन होना जायज है कि यार देखो शर्मा जी का जो लड़का है वो यहाँ पर ये काम कर रहा है, आप नहीं कमा रहे। बात समझ में? तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पर आपके उभर कर सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको क्या करा है, आपकी एज लिमिट के साथ में बांधा है। यदि आप 25 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 25 वर्ष की कम आयु में हमारे पास में 2 कैटेगरी में स्टूडेंट है। और अगर आप 25 वर्ष से अधिक आयु के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? 25 वर्ष से कम आयु में अगर आप उन स्टूडेंट्स में शामिल होते हैं, जैसे 21 या 22 साल या 23-24 साल में, जिनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, तो इन बच्चों को मैं ये बोलूंगी कि बिल्कुल भी आपको प्लान बी नहीं सोचना है। आप केवल और केवल एमपीपीएससी के लिए ही ध्यान देंगे और एमपीपीएससी के ही अटेम्प्ट को यहाँ पर आप देंगे, और एमपीपीएससी के अलावा आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। और अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय है। इन बच्चों को मैं ये बोलूंगी, क्योंकि अभी आपने देखा ही क्या है ना, और एक बार में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 2025 एमपीपीएससी की तैयारी करें। और इसके लिए कि कैसे ये बच्चा 2025 की तैयारी करेगा, पूरा कैसे एनालिसिस करेगा, मैंने पूरा एक डायरेक्शन प्री के बच्चों के लिए, ठीक है, टारगेटेड स्टडी के लिए इसके पहले वाला वीडियो बनाकर रखा है कि कैसे आपको 2025 की तैयारी करना है। आप पहले मेंस करेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद में प्रीलिम्स, है ना। अब दूसरी बात, अब ऐसा बच्चा जो 3 से अधिक बार प्रीलिम्स दे चुका है ना, और उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो मतलब आपको प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो क्या गड़बड़ी हो रही है उसको पहचानने के लिए लास्ट में कैसे पेपर एनालिसिस करना है वो मैं आपको बताऊंगी, राइट, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई बच्चा ऐसा है प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो आगे की तो कोई कहानी आपकी आ ही नहीं रही इन स्टूडेंट्स में। आप केवल 2025 की तैयारी करें और 2025 में भी पहले मेंस करें। क्यों? अभी मैं आपको प्रीलिम्स का इस साल का आया हुआ पेपर बताऊंगी, जिसमें 2025 के नए सिलेबस के मेंस के कैसे टॉपिक पूछे गए हैं वो मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगी। और जिस बच्चे ने मेंस प्रिपेयर नहीं करा उसका पेपर रुक सकता है ना। तो कैसे पढ़ना है वो तरीका बताऊंगी। दूसरा, अगर कोई बच्चा मेंस में रुक रहा है, जैसे सपोज करो बहुत सारे बच्चे, जैसे कल आए थे, बच्चों से मिली भी थी मैं, तो प्रीलिम्स तो नहीं हुआ इस बार का, लेकिन उसके पहले के 2-3 मेंस भी नहीं हो रहे। तो मेंस ना होने के पीछे कारण क्या होता है बेटा, कि आपने प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं करी, या फिर आपकी लिखावट में कुछ दिक्कत है। आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आपकी लिखावट या रिप्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ये बोलूंगी कि आप एक अच्छे मेंटर की सहायता ले लें, अपने मेंस की कॉपी को उसको दिखाएं, उसके अनुसार, बताए गए अनुसार अपने आंसर राइटिंग में अपडेशन करें, है ना। और दूसरी बात, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे
उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब ऑटोमेटिकली मैं ये बोलूंगी 80 नंबर लाना बहुत इजी बात नहीं है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, इट शोज कि आपके फैक्ट अच्छे हैं, ये सिद्ध है ना। तुक्का इतना नहीं मारा जा सकता, 1 या 2 प्रश्नों पे तुक्का चलेगा बेटा, 80 प्रश्नों के लिए तुक्का नहीं होते। तो मैं तो पर्सनली ये मान रही हूँ, भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि तुक्के में प्रीलिम्स निकल गया, ठीक है निकल गया, तो फिर बाकी का क्यों नहीं निकला, है ना, पहली बात। दूसरी बात, तुक्के में प्रीलिम्स निकला लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि यार उसने पढ़ाई नहीं करी या उसके फैक्ट अच्छे नहीं है, तो 80 नंबर का तुक्का खेल नहीं होता, जैसा जितना मेरा अनुभव रहा है। मैं गलत भी हो सकती हूँ उसमें, मे बी पॉसिबल कुछ बच्चे 80 नंबर के तुक्के मान रहे, लेकिन मेरा अनुभव तो नहीं रहा कि 80 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही है तो वो तुक्का मारा होगा, है ना। वो पढ़ा है, उसके फैक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर मेंस क्यों नहीं निकल रहा, रीजन उन फैक्ट को आपको सजाना नहीं आ रहा है। तो प्लीज अपनी गलती देखें, कहां पर आप गलती कर रहे हो, और बार बार मैं बोल रही हूँ डायरेक्शन देने के लिए मैं आपके पास में हूं। अगर आप अपनी गलती नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अभी मैं प्रीलिम्स में कैसे गलती पहचानना है बताऊंगी। अगर आप मेंस में भी नहीं पहचान पा रहे हो तो आप अगेन मुझे कमेंट करें, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगी। तो अपनी गलती को पहचाने, प्रेजेंटेशन पे वर्क करें, अच्छे मेंटर से अपनी आंसर राइटिंग जो है वो चेक करवाएं, है ना। आंसर राइटिंग लिखने के पैटर्न को सुधारें, उन फैक्ट को सजाएं, है ना, कि कैसे लिखना है। तो अभी जो बच्चा 25 साल के नीचे है उस बच्चे को मैं बोलूंगी कि फिलहाल प्लान भी नहीं देखना है। जिनका फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट अभी 1 या 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जो 3 से अधिक अटेम्प्ट दे चुका है और प्री मेंस में कहीं पर रुक रहा है, इंटरव्यू में कहीं रुक रहा है, तो मैं बोलूंगी कि वो इसके साथ में कुछ जो अन्य एग्जाम है जो केवल इसके सिलेबस से रिलेटेड है, एमपीपीएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे अभी इस बार आया था कुलपति का, ठीक है, कुल सचिव का सॉरी, तो आप वहां पर एमपीपीएससी आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता है तो थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर है, बाकी सिलेबस एमपीपीएससी का है, तो आप उन सारे एग्जाम को टारगेट करें जिसमें आपका एमपीपीएससी का सिलेबस पूरा का पूरा काम आ जाए। तो 3 से अधिक वाले अटेम्प्ट वाले बच्चों को बोलूंगी कि लग जाओ, और जो बच्चा 25 वर्ष से अधिक आयु का है उस बच्चे को तो मैं ये बोलूंगी कि अब समय आ गया है, आप प्लान बी के बारे में बिल्कुल सोच लें। उसके पीछे रीजन है बेटा, 25 वर्ष से अधिक का व्यक्ति ऑलरेडी पता है बहुत समाज के बातों को ऑलरेडी झेल चुका है, वो उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और ये सब चीजें। दूसरी बात, अगर लड़कियां हैं तो एक शादी का प्रेशर आता है, लड़के हैं तो उनकी तो बेचारों की कोई बात करता ही नहीं है ना, उनकी अगर जॉब नहीं लगती तो कोई लड़की भी नहीं देता, तो वो अच्छे से समझ में आता है कि यार आज के जमाने में जॉब होना कितना जरूरी है। एक बाप अपनी बेटी को देने के बारे में उस बच्चे को सोच ही नहीं रहा है, भले ही वो कितनी भी अच्छी इथिकल वैल्यूज का बच्चा हो, और जॉब हो, थोड़ा बहुत इधर उधर है बच्चा चल जाएगा, दे देते। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन होती है। दूसरी बात, जब आपकी जेब में पैसा होता है ना बेटा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, और 25 साल के बाद में आपको अपने माँ बाप से पैसे मांगने में भी बड़ी शर्म आती है, शायद ये फील कर सकती हूँ मैं, और आपको ये लगता होगा। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपको पैसा दे रहा है ना वही आपको शासित करेगा 25 साल के बाद भी, याद रखना। तो 25 साल के नीचे हो तब तक तो ठीक है, जो आपकी फीस भर रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है, आप उनके अकॉर्डिंगली चलो, क्योंकि अभी ये करियर बनाने का समय है। लेकिन 25 साल से ऊपर हो, है ना, तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही होगी, एक सामाजिक दबाव बढ़ रहा होगा, आपका खुद का शरीर अब आपसे बोल रहा होगा कुछ चीजें, बात समझ में आई। तो जितनी भी सरकमटेंसेस है 25 साल के बाद में वो बन रही होंगी जो आनी वाजिब है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लान बी बिल्कुल सोचें। दुगनी मेहनत आपको करना पड़ेगा आपने, क्योंकि पहले नहीं करी, तो आप प्लान बी सोच सकते हैं। यदि आपको लग रहा है मेरे पास में इतना टाइम है कि मैं सरकारी जॉब तक का प्लान बी सोचूं, तो आप मुझे बताइए ना, एमपी की या कोई भी सरकारी जॉब, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आज के बाद भी उसको तैयारी करेंगे तो वो सरकारी जॉब आपको 6 से 7 महीने लगा देगी, कई कई तो साल भर लगाने वाली है, जो मैंने यहाँ लिखा है आपको। तो बात तो वही हो गई ना। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपके पास में कोई अब भी सरकारी जॉब है बिल्कुल, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी कि फटाक से उस सरकारी जॉब की तैयारी में लग जाए।
जी जान झोंक दे अगर उसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है तो। अदरवाइज ऐसी कोई जॉब अभी देख ले जो 5 से 6 घंटे वाली हो, कोई ऐसी जॉब प्राइवेट जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो। और ये ज्यादातर बच्चे इसको प्रेफर करते हैं जो बच्चे मेंस इंटरव्यू कई बार दे चुके हैं, है ना। 2-2, 4-4, 3-3 मेंस दे दिए, 3-3 इंटरव्यू दे दिए, मतलब आपके पास में एकेडमिक अच्छा खासा ज्ञान है। तो आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाना प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाइए, भले ही कितना ही पैसा मिल रहा हो बेटा, लेकिन मैं बोलूंगी कि पढ़ाओ। रीजन, क्योंकि आपके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप नए नए लोगों से जाकर मिल रहे हो, तो पता है वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस सिचुएशन पे आकर आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार होगे, आप एंजाइटी के शिकार होगे, चिड़चिड़ापन आएगा आपको, रात में आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी, बार बार सोचोगे, लोगों से मिलना धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा कि यार मैं क्या जवाब दूंगा, अपने गांव जाने में शर्म आएगी, मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा। तो ये सारी सिचुएशन जो आ रही है ना, नजरें नहीं मिला पाओगे। तो इन सब से अगर बचना है तो कोई पाप नहीं किया है आपने, पहली बात, है ना। पोस्ट ही सरकार 110 120 निकाल रही है, तो सिलेक्शन इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा हमने बना लिया है, पता है। एक सिलेक्शन ही है, पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेटा इसके चक्कर में। लेकिन अगर तो भी तैयारी करना है तो मैं बोलूंगी कि इस सिचुएशन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आ जाओ। जिस दिन तुमको कोई बोलेगा ना कि ये है, ये नहीं निकल रहा है इसका एग्जाम, तुरंत उसके बर्थडे में उसको गिफ्ट ले जाकर दे दोगे, अगले दिन उसका मुंह शांत हो जाएगा। लेकिन कैसे दोगे, जब तुम्हारे पास खुद पैसा होगा। अभी तो हमारे खाने के लाले हैं बेटा, है ना। तो मैं 25 साल से ऊपर वाले बच्चों को यही बोलूंगी, मेरा तो पर्सनल सुझाव है कि आप प्लान भी सोच ले, एक्टिव हो जाएं उसके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैं आपको पढ़ाना ही बोलूंगी, नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस एकदम से पढ़ाने में कहीं पर भी, तो आप नोट्स मेकिंग, बुकलेट बनती हैं बहुत सारी, तो अपने नॉलेज को वहां पर लगाएं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है तो वर्तमान समय में अगर आप देखें तो यूट्यूब जो है वो एजुकेशन के लिए या आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने की ललक है, चाहत है, आप कविताएं अच्छी लिखते हैं, यदि आप पेंटिंग अच्छी करते हो, यदि लड़की हो, आपको घर सजाने का, डेकोरेशन का कुछ वो है, तो प्लीज अपने दिमाग को उस क्रिएटिविटी में लगाओ और ये काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूंगी, मैं भी पॉसिबल, आप मेरा 100% विरोध करें यहाँ पर कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये होता है, नहीं। लेकिन अगर 25 साल से ऊपर हो, मैं बोलूंगी अगर घर का सपोर्ट है 25 साल के बाद भी, तो फिर आप रेगुलर कर सकते हैं तैयारी, जब तक सिलेक्शन ना हो आपका 30 साल या एमपीपीएससी की जितनी एज लिमिट है आप तैयारी करो, है ना। अगर आपके घर में इतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, मुझे लगता है कि माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते भैया, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, है ना, और वो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके माँ बाप आपको बोल रहे हैं जॉब कर, क्या 8 बजे तक सोते रहती है, 10 बजे तक सोते रहती है, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं आया, तो वो आपकी बुराई या आपका बुरा चाह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं। आपके फैमिली वाले अगर आपको ये चीज बोल रहे हैं, जो आपको अभी बुरा लग रहा है, वो वास्तव में आपके भले के लिए है। और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं हो, वो पागल नहीं है जो आपको ये चीज बोल रहे हैं बेटा, है ना। तो अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो ये चीज आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन यदि यूट्यूब में ऑनलाइन और आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो ये भी आपको अचानक पैसा नहीं देगा, ये मेरा अनुभव है। ये अगेन टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको चाहिए अभी इंस्टेंट मनी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप कहीं पर जाकर या तो पढ़ा सकते हैं, नोट्स मेकिंग का काम कर सकते हैं, या जो रिसेंटली सरकारी नौकरी आ रही है एक बार उसको जरूर ट्राई करो, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने आपको ये बोला था कि कैसे आप पहचाने, ये तो प्लान बी था कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। तो जो बच्चे का इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, वो बच्चा अपनी गलती को पहचाने, है ना। 2025 की तैयारी करने से पहले चाहे तो जिस बच्चे ने 2 बार मेंस दिया है वो भी, जिस बच्चे का प्रीलिम्स इस बार पहली दूसरी बार में नहीं हुआ है वो भी, आपने अभी पेपर दिया होगा बेटा। आपने जब पेपर दिया तो आपने देखा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे या गलत थे, अभी तक आपने देखा। जब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपने उठाया उस पेपर को जिस पेपर में आपको रिजेक्शन मिला है, क्या आपने उसका कारण जाना कि किस कारण से मेरे यहां पर 1 नंबर 2 नंबर कम हुए?
तो सबसे पहले आप अपने सिलेक्शन ना होने का कारण जाने। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं? तो कारण जानो, है ना। अगर वो कारण एकेडमिक है, पहले ये बता दूं, सबसे पहले तो आप कारण जानिए। अगर वो कारण आपका एकेडमिक है, क्या बोला मैंने, अगर वो कारण पढ़ाई से संबंधित है तो अपने टीचर की हेल्प से या खुद भी आप वो कारण जान सकते हो। कैसे? जो पेपर आपने दिया है उस पेपर का एनालिसिस करिए कि कहां पर मुझसे गलती हुई है। ठीक है, कैसे गलती मतलब अभी बता रही हूं, पेन दूसरा यूज कर लूं बेटा। कहां गलती मतलब कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन से प्रश्न गलत, बात समझ में आई। या फिर अगर आप देखें कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, इसके अलावा कि कौन सा सब्जेक्ट, पहले तो कौन से प्रश्न गलत हुए, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट गलत हो रहे हैं। या ऐसे प्रश्न हैं जो कंफ्यूजन के कारण गलत हुए, मतलब दो ऑप्शन आपने सोचा, दो में से कोई एक ऑप्शन आपका सही लगाना था लेकिन गलत में लगा दिया, तो वो क्यों हो रहा है। ठीक है, दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गोले भरने में गलती करी है। तो अगर कोई प्रश्न कंफ्यूजन के कारण गलत हो रहा है, गोले भरने के कारण गलत हो रहा है, तो वो शो कर रहा है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी। अगर कोई डायरेक्ट गलत हो रहा है पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, तो वो शो कर रहा है कि आपने रिवीजन नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है, कंफ्यूजन होता है, भूला भूला सा लग रहा है कि यार ये पढ़ा तो था लेकिन अब यहां पर एकदम से ऑप्शन देखकर याद नहीं आ रहा, तो वो शो कर रहा है कि एक बार और रिवीजन करना चाहिए था आपको, है ना। तो ये ऐसे पहचाना जाता है। अभी मैं आपको डेमो के तौर पे बताऊंगी भी कैसे आप उसको पहचानेंगे। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है, इसके अलावा ऐसी कुछ गलतियां हो रही हैं, ठीक है, जैसे अगर आप उसको बोलेंगे अन्य गलतियों में कि आप एग्जाम के एक दिन पहले सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, और एग्जाम पढ़ा खूब है, बहुत अच्छे से पढ़े हो, लेकिन अटेम्प्ट ज्यादा हो गए, आपको एग्जाम के एक दिन पहले नींद नहीं आ रही, ठीक है। या फिर आपको डर लग रहा है, या फिर एग्जाम हॉल में जब आप जा रहे हो तो आप पसीना पसीना हो जा रहे हो, मतलब पढ़ने में कमी नहीं थी, आपने खुद को नहीं पहचाना, खुद को समय देने की जरूरत थी और आपने खुद को पीएससी की तैयारी में कहीं छोड़ दिया है। ये मैं बहुत अच्छी बात बोलूंगी क्योंकि मैं दिन रात अपने कई सारे स्टूडेंट से मिलती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि यार आप खुद कौन हो ना, धीरे धीरे भूलते जा रहे हो, सिर्फ एक ही चीज दिखती है और भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, खुद से मिलने का टाइम ही नहीं है आपके पास, और इसीलिए ये चीजें होती हैं। तो दिन का 1-1.5-2 घंटा आप अपने लिए दो, सेल्फ दो, उसमें आप प्राणायाम करो, ये चीजों को शामिल करो, है ना। दूसरा देश सीख रहा है हमसे, हम ही नहीं कर रहे, ठीक है। योगा करो, प्राणायाम करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, मेंटली अपने आप को हेल्दी रखो, है ना। तो ये सब चीजें अपने लिए थोड़ा सा समय दो। तो ये वाले के कारण अगर गड़बड़ हो रहा है, मतलब समझ लो ये स्थिति इससे ज्यादा खतरनाक है ना। अभी तो मैं एकेडमिक वाला बता रही हूँ कि कैसे प्रश्न है, लेकिन जब 2-3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, तब बच्चे का वो पढ़ने में गड़बड़ नहीं होती, इधर गड़बड़ी होती है। ग्रुप बदलो, है ना, नए नए लोगों से जाकर मिलो, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जब आप अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से जाकर मिलेंगे, तो आपके अंदर का जो फिर से जो बचपना वाला इंसान है ना, या जो आपके अंदर की प्योर सोल है, वो अगर अगेन इनएक्टिव जो थी वो एक्टिव होगी बेटा, है ना। तो बच्चों के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट, अपने से बड़े लोगों के साथ में बैठो, उनसे बातें करो, है ना। अपनी फैमिली के साथ बैठो, मम्मी पापा से बातें करो। इस दौरान मैंने कई कई बच्चे ऐसा देखा है जो कई टाइम ऐसा होता है अपने मम्मी पापा से नजरें नहीं मिला पाते या बात नहीं कर पाते, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना। तो एकाकीपन की समस्या सिलेबस में पढ़ नहीं रहे हैं अपन, वो वास्तव में है ना। तो ये वाली चीजें ज्यादा खतरनाक है, इनसे निकलिए। दूसरी बात, अगर एकेडमी में कुछ गलती है तो उसको कैसे पहचाने, देखते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पहले पिछले बार प्रश्न आया था, यहाँ पर एक डेमो फाइल है, उससे मैं बताती हूँ कैसे पहचानना है। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? लूसेंट का प्रश्न है, बिल्कुल इजी है, अथर्ववेद। अगर आपका ये प्रश्न गलत हो रहा है, मतलब अभी आपकी तैयारी में 100 नहीं 200% कमी है,
जिस बच्चे के ऐसे प्रश्न गलत हुए, क्योंकि ये इजी प्रश्न है, लूसेंट जैसी किताब, या जब भी कोई बच्चा बिगिनर तैयारी करना चालू करता है तो उससे ये चीज पता ही होती है। तो ये प्रश्न देखो कि इजी प्रश्न। सबसे पहले एक पूरा टेबल बनाओगे बेटा, ठीक है। उस टेबल में आपको करना क्या है, जैसे मैं यहां पर बताऊं, उस टेबल में आपको करना ये है, पूरा मैं बताती हूँ आपको। अरे यार सॉरी। हाँ, आपने एक टेबल बनाया, पूरा अपना सेल्फ एनालिसिस कि मैंने कहाँ गलती करी, एक टेबल बनाया। कैसे टेबल बनाया कि यहाँ पर इजी प्रश्न है, ठीक है, कितने गलत हुए। फिर सब्जेक्ट वाइज प्रश्न बनाओ कि हिस्ट्री के कितने प्रश्न थे, हिस्ट्री के मेरा कौन सा प्रश्न गलत हुआ, ठीक है। ज्योग्राफी के कितने गलत हुए, पॉलिटी के कितने गलत हुए, कितने प्रश्न आए थे। पहले तो ये देखो कि प्रश्न कितने आए थे, ठीक है, प्रश्न कितने आए वो लिखो। फिर उन आए हुए प्रश्नों में से आपके गलत कितने हुए, कितने गलत हुए, और गलत होने का कारण क्या था। और ये कारण कोई नहीं बता सकता, ये केवल आप ही बता सकते हैं, है ना। गलत होने का कारण क्या था। आप यूजुअली करते क्या हो कि जो टॉपर ने बोल दिया आप अंधाधुंध वही पढ़ते चले जाते हो। अरे बेटा, अगर आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, मैं यही बोल रही हूँ, चाहे एकेडमी हो चाहे ना हो, आप यहाँ पर खुद से नहीं मिलोगे, खुद का सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। आप यहाँ पर ये देखिए ना कि मेरा एकेडमिक कौन से में हुआ है, मेरा स्कूल या मेरा कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, मेरे कौन से सब्जेक्ट वीक है, मेरे कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जो सब्जेक्ट आपके वीक है आपको उनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ना। देखो कि कौन से प्रश्न गलत हुए हैं, किस सब्जेक्ट के गलत हुए हैं, और उसके गलत होने के पीछे कारण क्या है ना। ये सारी चीजें आप देखोगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर बोला कि इजी प्रश्न है, देखो सही है, इजी गलत नहीं हुआ। दूसरा, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न टफ कैटेगरी का था, उसके पीछे रीजन है, ये प्रश्न मेंस का था, ये वाला भी। और अष्टांग योग के अंतर्गत अंतरंग साधना किसे कहा जाता है, ये वाला भी। ये दोनों ही प्रश्न नए सिलेबस के पेपर 3 पार्ट बी यूनिट नंबर 3 के हैं। यूनिट नंबर 3 का तीसरा या चौथा या पांचवा का सब टॉपिक है, जिसमें योग के अंदर लिखा हुआ है अष्टांग योग, उसके अंदर का टॉपिक है, जिसमें हमने ये 2 पॉइंट में बांटा है कि अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 चीजें हैं वो अंतरंग और बहिरंग में आती हैं, जिसमें से 5 जो है वो बहिरंग के अंतर्गत आती है। जैसे प्राणायाम हो गया, नियम और प्रत्याहार, ये बहिरंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। समाधि हो गया या धारणा हो गया और ध्यान हो गया, ये अंतरंग के अंतर्गत आती है। ये हमने पेपर 3 की यूनिट नंबर पेपर 2 पार्ट बी यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है। तो ये दोनों ही प्रश्न मेंस के थे, इसीलिए मैं ये बोल रही हूं कि आपको अभी 2025 का मेंस प्रिपेयर करना है। ये दोनों प्रश्न उन बच्चों के सही हुए होंगे जिनने मेंस की तैयारी कर ली थी, है ना, क्योंकि ये मेंस के टॉपिक का है। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो कोई भी प्रीलिम्स की बुकलेट इतनी डीपली नहीं बनती है, इसीलिए सबसे पहले मेंस की तैयारी करना चाहिए। ये एनालिटिकल प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा, है ना। अब दूसरा ये देखो, तो ये चीज लिखो कि मेंस से कितने प्रश्न आ रहे हैं, जो मेंस के सिलेबस से, मेंस के सिलेबस के कौन से पोर्शन से प्रश्न आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करो। 1 2 3 दिन लग जाए, लगने दो। अब देखो, जैसे प्रश्न यहाँ पर आया, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। अब अगर आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा, ये फिर इजी था, है ना, तो आप यहाँ पर गड़बड़ स्थिति में है। अब अगला देखो, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखो, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। अब इस बच्चे को कंफ्यूजन हुआ, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया, एलोरा में कि एलिफेंटा में, एलोरा में कि एलिफेंटा में। अब ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने रिवीजन नहीं किया, है ना, और उस चक्कर में उसने एलोरा की जगह लगा दिया एलिफेंटा। लैक ऑफ रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, केवल रट के गए थे, उसके आजू बाजू का पढ़ा नहीं, है ना। तो उसके इर्द गिर्द का अगर डीपली नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत जाएगी, है ना। अगर आपने यहाँ पर देखा, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो आप ये देखो कि कितने प्रश्न एमपी से आए थे, एमपी में हिस्ट्री से कितने प्रश्न आए थे, है ना, ज्योग्राफी से कितने आए। अब जैसे अगर इस बच्चे की कॉपी देखोगे तो इस बच्चे के एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, और यहाँ पर साइंस के प्रश्न गलत हुए हैं। और काय के प्रश्न गलत हुए हैं, साइंस के। तो इस बच्चे को करना क्या चाहिए कि साइंस के कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो साइंस में भी बायो वाले सेक्शन के प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो आप उसको ध्यान दो,
गलत होने के पीछे कारण क्या है, वो कारण पहचानो, है ना। तो अभी मैंने केवल डेमो से बताया ये चीज। अगर इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंत में बस इतना ही बोलूंगी बच्चों कि एमपीपीएससी की तैयारी यदि आपको छोड़ने का मन कर रहा है, तो आपने ये जो सफर है ना, अगर आपको बहुत टाइम हो गया जिस बच्चों को, तो मैं ये बोलूंगी कि ये सफर आपने बेटा 80% और कई कई ने 50% पार कर लिया है। केवल जो 50% या 20% की दूरी है ना, वो इन कारणों से है कि आपने या तो अपने आप से मिलना बंद कर दिया है, या आप जो पढ़ रहे हो आपने उसका सही से एनालिसिस नहीं करा है, बस अंधाधुन पढ़े जा रहे हो। तो एक बार अपना तरीका बदल के देखो पढ़ने का, है ना। अपना लक्ष्य मत बदलो, बस एक बार तरीका बदलो, अपना माहौल हल्का सा बदल लो। अगर आप अकेले हो रहे हो, आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो रहा है, तो जाओ, अकेले निकलो, लाइब्रेरी में जाओ, नए लोगों से दोस्ती करो, लेकिन अगेन नए लोगों में भी उनमें दोस्ती करो जो आपके लक्ष्य में आपके सहायक बने। अब ऐसा नहीं कि नए लोगों से दोस्ती करो तो कर लिए तुमने किसी से भी दोस्ती, नहीं, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप वैसा सोचने लगेंगे, और फिर जैसा आप सोचोगे वैसा आप करने लगोगे, और धीरे धीरे आप कब बदल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो अपने आप को सकारात्मक रखें। यदि आपके पास में कोई नहीं है, तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अपने दोस्त अपनी अच्छी किताबों को बनाओ, लेकर आओ ना बुकलेट। दो काम कर लो, अगर तुम ज्यादा ही अकेले हो गए तो कहीं घूमने जाओ, अकेले घूमो अच्छी अच्छी जगह, और मंदिरों से चालू करो। सावन है, जाओ उज्जैन, लगे रहो लाइन में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करो, है ना, लगे रहो। या तो बुकलेट लेके आ जाओ, शिव पुराण लेकर आ जाओ, पढ़ लो उसको, हनुमान चालीसा लेकर आ जाओ, पढ़ लो उसको, रामचरितमानस को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, और उसके बाद कोई दूसरी चीज पढ़ लो, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे चीजें बदलो, और अच्छे से अपने साथ मिलो, अपनी गलतियों को जानो, और तैयारी में लगो। लेकिन जो बच्चा 25 साल से ऊपर का है उसको बोलूंगी कि प्लान भी अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है बेटा, है ना। और अगेन अगर आपको इसके अलावा भी लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा कि एमपीपीएससी की तैयारी में आप शॉर्ट नोट्स पे वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो आपका इसके अलावा भी और कोई डाउट है, कोई चीजों में आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप वो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। रुचि धर्मन पाठशाला परिवार आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।